अस्सलामुअलैकुम। चैप्टर नंबर 14 मैग्नेटिज्म इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पे बात कर इसके टॉपिक हमने पढ़ लिए हैं। फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर विच इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल इन अ मैग्नेटिक फील्ड। इसके अलावा मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन अ मैग्नेटिक फील्ड, डिटर्मिनेशन ऑफ चार्ज टू मास रेशो हमने डिस्कस किया, जो कि जे जे थॉमसन एक्सपेरिमेंट भी कहलाता है। बियो इसके बाद हमने डिस्कस किया अब दो कंडक्टर्स के बीच में फोर्स कितनी लगती है अगर उनमें करंट जा रहा हो। एम्पियर्स लॉ और एम्पियर्स लॉ की एप्लीकेशंस, जिसमें सोलिनॉइड और टोरॉइड था, उसको पढ़ा हमने। मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में डिस्कस किया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फैराडेज लॉ ऑफ ईएमआई डिस्कस किया हमने, और किस तरीके से ईएमएफ प्रोड्यूस करवानी चाहिए उसके मेथड्स पे बात की थी। लेंज लॉ, सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन डिस्कस किया, ट्रांसफार्मर हमने लास्ट लेक्चर में बात की। और आज का जो लेक्चर है हमारा उस मुश्तमिल है मोशनल ईएमएफ पर और एसी जनरेटर पर। तो शुरुआत करते हैं मोशनल ईएमएफ से कि मोशनल ईएमएफ क्या होती है। तो जब बात की जाती है मोशनल ईएमएफ यानी मोशन की बात हो रही है यहाँ पर, और हम मूवमेंट के हवाले से बात करते हैं, यानी फेराडेस लॉ के मुताबिक अगर आपको कहीं पर ईएमएफ प्रोड्यूस करवानी है तो ईएमएफ यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को प्रोड्यूस करवाने के लिए लाजमी तौर पर आपने फ्लक्स को चेंज करना है। अगर आप फ्लक्स चेंज नहीं करेंगे तो ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं होगा। तो फ्लक्स शुड बी चेंज। हम फ्लक्स क्या मानते हैं, फ्लक्स का चेंज का मतलब क्या है? फ्लक्स बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, और अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हम कम या ज़्यादा करें इट मीन्स वहाँ पे फ्लक्स कम या ज़्यादा हो जाएगा। तो हमें फ्लक्स को चेंज करना है। फैराडेस लॉ के मुताबिक अगर आप फ्लक्स चेंज करते जाएंगे तो ईएमएफ जो है इंड्यूस होती जाएगी। तो किसी भी कंडक्टर के अंदर अगर आप फ्लक्स चेंज करें और फ्लक्स के चेंज करने से ईएमएफ इंड्यूस हो जाए तो ऐसे फिनोमिना को हम मोशनल ईएमएफ कहते हैं। तो मोशनल ईएमएफ का मतलब हुआ, मोशनल ईएमएफ ऐसी ईएमएफ जो क्यों इंड्यूस हो रही है, वो इसलिए इंड्यूस हो रही है कि वहाँ पर आप जो है उस कंडक्टर को मूव करेंगे, कंडक्टर को मूवमेंट की वजह से जो ईएमएफ प्रोड्यूस होगी वो कहलाएगी मोशनल ईएमएफ। लेकिन शर्त यह है कि कंडक्टर शुड बी मूव्ड अक्रॉस अ मैग्नेटिक फील्ड। कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड में मूव करना जरूरी है। क्यों? क्योंकि फैराडेज लॉ में यही है कि मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज होना जरूरी है। मैग्नेटिक फ्लक्स कहाँ पर होगा? जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो मैग्नेटिक फील्ड अगर चेंज होती है तो आप कह सकते हैं वहाँ पे फ्लक्स चेंज होगा, और फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ भी प्रोड्यूस होगी। कहाँ पर? कंडक्टर के अंदर। और इस फिनोमेनो को आप क्या नाम देंगे? मोशनल ईएमएफ का। तो जैसे ये हमारे पास कंडक्टर मौजूद है, इस कंडक्टर को हमने मैग्नेटिक फील्ड में मूव करवा रहे हैं जिसकी स्ट्रेंथ बी के इक्वल है, और यहाँ पे क्रॉस रिप्रेजेंट कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को जो कि इनवर्ड है। तो जैसे ही हम इस कंडक्टर को राइट डायरेक्शन में मूव करवाते हैं, राइट साइड पे मूव करवाते हैं, तो कंडक्टर के अंदर जो चार्जेस हैं वो फ्लो करना शुरू हो जाते हैं। और जब चार्ज फ्लो करता है तो इट मीन्स यहाँ पे करंट मौजूद है, यानी ईएमएफ मौजूद है यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने ईएमएफ इंड्यूस कैसे करवाई? हमने ईएमएफ ऐसे इंड्यूस करवाई कि वेलोसिटी की वजह से, कंडक्टर को मूवमेंट की वजह से। तो यहाँ पर मोशन की वजह से, क्योंकि ईएमएफ इंड्यूस हो रही है, प्रोड्यूस हो रही है, तो इसीलिए हम यहाँ पर नाम दे रहे हैं इसको मोशनल ईएमएफ का। अब इसके बारे में हम मजीद डिस्कशन करते हैं मोशनल ईएमएफ के बारे में, और एक्सप्लेनेशन के अंदर हम ये देखते हैं कि हमारे पास एक कंडक्टर है जिसकी लेंथ एल के बराबर है, और कंडक्टर स्टार्ट ए पॉइंट से हो रहा है, ख़त्म बी पॉइंट पे हो रहा है, और इसको जिस वेलोसिटी से हमने मूव करवाना है वो वेलोसिटी वी है, और जिस मैग्नेटिक फील्ड में ये मूव करेगा वो मैग्नेटिक फील्ड को हमने बी से रिप्रेजेंट किया है। तो ये हमारे पास कंडक्टर था जो कि पॉइंट ए से स्टार्ट हो रहा है, पॉइंट बी पे एंड हो रहा है, जबकि ए और बी के बीच, इन दो पॉइंट के बीच में जो लेंथ है वो हमने एल से रिप्रेजेंट की है। इसकी वेलोसिटी जिस जो कंडक्टर मूव करवाना चाह रहे हैं उसकी वेलोसिटी वी है। अब इसके बाद हम जानते हैं कि अगर चार्ज पार्टिकल मूव करेगा यहाँ पर, तो चार्ज पार्टिकल के मूव करने से यहाँ पर करंट इंड्यूस होगा। अब उसकी डायरेक्शन क्या होगी? तो उसकी डायरेक्शन को मालूम करने के लिए हम यूज़ करते हैं फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल कुछ ये होता है कि आपने अपनी जो है फोर फिंगर को जो है रखना है इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जहां पर मैग्नेटिक फील्ड जा रही है आप उस डायरेक्शन में अपनी फोर फिंगर को रखेंगे। इसके बाद अब बात की जाती है मिडिल फिंगर की। तो मिडिल फिंगर आपको किस चीज़ के बारे में बताएगी? डायरेक्शन ऑफ करंट के बारे में बताएगी, और थंब आपको बताएगा डायरेक्शन ऑफ मोशन के बारे में। तो हम यहाँ पे किस चीज़ की डायरेक्शन मालूम करने जा रहे हैं? करंट की डायरेक्शन मालूम करने जा रहे हैं। तो करंट की डायरेक्शन को मालूम करने के लिए आपने अपने थंब फोर फिंगर को रखना है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। इसके अलावा आपने थंब को रखना है मोशन की डायरेक्शन में। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर, अगर ये राइट हैंड अप्लाई करते हैं हम, तो ये जो थंब है ये थंब किस डायरेक्शन में जाएगा? मूवमेंट की डायरेक्शन में जाएगा।
जबकि सेकंड जो फिंगर है जिसे इंडेक्स फिंगर कहा जा रहा है, इंडेक्स फिंगर बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में है। और यहाँ पर जो है अगर बात की जाए मिडल फिंगर के हवाले से, तो मिडल फिंगर यहाँ पर क्या बताती है, मैग्नेटिक फोर्स की चार्ज जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है उसकी डायरेक्शन को बताएगी, मोशन की डायरेक्शन को बताती है। तो हम यहाँ पर राइट हैंड रूल के जरिए से क्या पता लगा सकते हैं, करंट किस डायरेक्शन में मूव करना चाह रहा है, चार्ज किस डायरेक्शन में मूव करना चाह रहा है। तो हमने यहाँ पर फ्लेमिंग राइट हैंड रूल को अप्लाई किया। अब इसके बाद हम कितनी ईएमएफ इंड्यूस करवा सकते हैं, तो उसके हवाले से हम डेरिवेशन करते हैं और उस डेरिवेशन में उसकी अमाउंट ऑफ ईएमएफ को डिटरमिन करने की कोशिश करते हैं। तो हम जानते हैं कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में आ जाता है तो उसमें मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई होती है, और वो मैग्नेटिक फोर्स कितनी होती है, तो उसका फॉर्मूला है F इक्वल्स टू Q, यानी अमाउंट ऑफ चार्ज, V वेलोसिटी और B यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की अमाउंट था। क्योंकि यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन की अगर बात करें, क्योंकि इलेक्ट्रॉन फ्री होता है, वही मूव कर सकता है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, तो वी कैन से Q इक्वल्स टू माइनस ई। क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है इसलिए हमने माइनस का ई लिखा। ये करने के बाद आप देख सकते हैं V क्रॉस B को हमने B क्रॉस V लिख दिया। तो उसकी वजह क्या है, हम V क्रॉस B को B क्रॉस V क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि V क्रॉस B जो है ये इक्वल होता है V क्रॉस B माइनस B क्रॉस V के। क्रॉस प्रोडक्ट एक दूसरे के इक्वल नहीं होता, लेकिन अगर आप माइनस साइन लगा देते तो माइनस साइन लगाने के बाद आप कह सकते हैं कि V क्रॉस B इज इक्वल टू माइनस का B क्रॉस V। तो अगर मुझे V क्रॉस B की जगह पर लिखना है माइनस का B क्रॉस V, तो ये माइनस साइन और ये माइनस साइन, ये दोनों माइनस साइन जो है चेंज हो गए प्लस में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो माइनस साइन कहाँ चला गया, बेसिकली V क्रॉस B माइनस B क्रॉस V हमने लिखा, और वो माइनस जो B क्रॉस V का था वो इस वाले माइनस के साथ प्लस हो गया। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि फोर्स का जो फॉर्मूला है इलेक्ट्रॉन के हवाले से वो है F इक्वल टू ई बी मल्टीप्लाई बाय वी, यानी हर इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लगती है मैग्नेटिक फील्ड की मौजूदगी में वो कितनी होती है, तो हमने कहा वो होती है F इक्वल टू ई ब्रैकेट V क्रॉस V, ये मैग्नेटिक फोर्स थी। अब होता क्या, इससे होता यह है कि इलेक्ट्रॉन्स एक एंड से निकलते हैं और दूसरे एंड पे जमा हो जाते हैं। तो हमारी इस एक्सप्लेनेशन के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन्स एक्यूमुलेट हो रहे हैं, कहाँ पर, पॉइंट बी पे एक्यूमुलेट हो रहे हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, जहां पर इलेक्ट्रॉन आ रहा है वो नेगेटिव चार्ज है, जहां से इलेक्ट्रॉन मूव करता है निकल जाता है वहां पॉजिटिव, यानी डेफिशिएंसी की वजह से पॉजिटिव चार्ज आता है और एफिशिएंसी की वजह से नेगेटिव चार्ज आता है। तो आप कह सकते हैं कि एक पॉइंट पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है और एक पॉइंट पे नेगेटिव, तो इस पॉइंट पे पॉजिटिव चार्ज आने की वजह यानी इलेक्ट्रॉन यहां से मूव कर रहे हैं और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया। तो हमने यहाँ पर कहा कि बी एंड पे इलेक्ट्रॉन एक्यूमुलेट होने वाले हैं, तो इसका मतलब यहाँ पर ये हुआ कि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है और यहाँ से नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट आहिस्ता आहिस्ता बी पर जब होगा तो यहाँ से ए वाले एंड को पॉजिटिव बना देगा और बी वाले एंड को आहिस्ता आहिस्ता वो नेगेटिव बना देता है। तो इससे होता क्या है, इससे एक जगह पॉजिटिव चार्ज एक जगह नेगेटिव जब डेवलप हो जाता है तो हम कह सकते हैं कि एक जगह हायर पोटेंशियल होता है और एक जगह लोअर पोटेंशियल डेवलप हो जाता है, जिसको हम पोटेंशियल का डिफरेंस कहते हैं। तो पोटेंशियल का डिफरेंस क्यों आया, क्योंकि एक जगह से इलेक्ट्रॉन मूव कहाँ पर चलेगा, दूसरी जगह पर, तो इन दो पॉइंट्स के दरमियान ए और बी पॉइंट्स के दरमियान ए और बी पॉइंट के दरमियान पोटेंशियल का डिफरेंस आ गया। अब कितना पोटेंशियल का डिफरेंस आ रहा है, कितना एनर्जी का डिफरेंस, यानी यहाँ की एनर्जी जो है बेसिकली इलेक्ट्रॉन यहाँ पर चलेगा तो एनर्जी बेसिकली लॉस हो रही है, एनर्जी सारी की सारी यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव कर गए। तो कितनी एनर्जी हमें मिल रही है उसके हवाले से हम बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल। अगर हम डिस्कस करते हैं तो हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं कि हमारा चार्ज फ्लो कर रहा है और कितना चार्ज फ्लो कर रहा है। हम तो एक इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर हम इन टर्म्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज डिस्कस करना चाह रहे हैं। तो हमारे पास B से A की तरफ चार्ज फ्लो कर रहा है। अभी तो हमने बात की थी कि चार्ज A से B की तरफ जा रहा है, लेकिन वो चार्ज कौन सा वाला था, वो चार्ज था नेगेटिव चार्ज, यानी कि इलेक्ट्रॉन मूव करता है और वो कहाँ मूव करता है, पॉइंट A से B की तरफ। लेकिन हम जानते हैं जो करंट की डायरेक्शन होती है वो इलेक्ट्रॉन के बिल्कुल अपोजिट होती है। अगर इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव करे तो करंट की डायरेक्शन ये होगी। तो हम यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ पॉजिटिव चार्जेस के हवाले से बात करना चाह रहे हैं। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन नीचे आएगा तो ऊपर करंट पॉजिटिव होता जाएगा। तो कितना अमाउंट ऑफ चार्ज हमारे पास था, वो Q अमाउंट ऑफ चार्ज हमारे पास एग्जिस्ट करता है। और उसके बाद PD पोटेंशियल डिफरेंस डिटरमिन करना था, क्योंकि एक एंड पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो चुका था, एक एंड पे नेगेटिव चार्ज डेवलप हो चुका था। इनके बीच में कितना पोटेंशियल का फर्क आ रहा है, तो मालूम करने का तरीका क्या है, मेथड ये है कि आपको वर्क डन पता करना होता है एक चार्ज पे कितना करना पड़ेगा, यानी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने के लिए जितना आप वर्क करते हैं उसी वर्क को आप नाम क्या देते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस का नाम देते हैं।
तो वर्क डन कितना करना पड़ा मुझे, तो वर्क डन का फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला अगर वर्क डन के हवाले से बात की जाए तो वर्क डन का बेसिक फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो यहाँ पर फोर्स कौन सी है, तो यहाँ पे फोर्स बेसिकली मैग्नेटिक फोर्स की वजह से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की मौजूदगी में इलेक्ट्रॉन मौजूद, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड मौजूद थी और इसी मैग्नेटिक फील्ड ने इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स अप्लाई की थी। तो इसका मतलब यहाँ पे फोर्स तो मैग्नेटिक है। जबकि डिस्टेंस कितना कवर कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन, तो वो पॉइंट ए से मूव करना शुरू करते हैं और वो बी की तरफ इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। तो इसका मतलब डिस्टेंस कितना कवर करते हैं, वो डिस्टेंस लेंथ की बराबर होगी कंडक्टर की। तो हमने वर्क के फॉर्मूले की बजाय एफ एस लिखने के, हमने वर्क के फॉर्मूले में लिख देना है एफ एल। तो वर्क डन का फॉर्मूला बना एफ इंटू एल और चार्ज को हमने क्यू से रिप्रेजेंट करना है। अब इसके बाद हम जो है अपनी जो प्रीवियस हमारी इक्वेशन है वर्क डन डिवाइड बाय चार्ज, इस इक्वेशन के अंदर हमने जो F लिखा है मैग्नेटिक फोर्स, इस फोर्स को हम फॉर्मूले वाइज सब्स्टिट्यूट करने जा रहे हैं। और फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है क्यू वी बी साइन थीटा। यानी जब कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करते हैं तो मूव करने पर जो उन पर फोर्स लगती है उसका अमाउंट होता है चार्ज का मैग्नीट्यूड, वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड और किस एंगल से वो मूव करेंगे। ये तमाम बातें फोर्स के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करती हैं। तो अब हम इक्वेशन नंबर 2 के अंदर जहां F लिखना है हमें, वहां पर हम F की जगह पर लिख देते हैं क्यू वी बी साइन थीटा। तो हमने F की जगह पर लिख दिया है क्यू वी बी साइन थीटा, जबकि L और Q हमने एज इट इज रहने दिए। L और Q पे कोई तब्दीली नहीं आई, सिर्फ F की जगह पर क्यू वी बी साइन थीटा हुआ। तो न्यूमरेटर के अंदर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है क्यू वी बी साइन थीटा और साथ में L है, और डिनोमिनेटर में Q लिखा हुआ है। तो न्यूमरेटर में जो Q है और जो डिनोमिनेटर में Q है वो दोनों Q कैंसिल हुए और हमें आंसर मिला बी वी एल साइन थीटा। देखें V रह गया, B रह गया और इसके अलावा L रह गया, साथ में साइन रह गया। तो अगर मुझे पोटेंशियल डिफरेंस मालूम करना है कंडक्टर के दो एंड पर, जिसको मैं मोशनल ईएमएफ कह रहा हूं, तो वो मोशनल ईएमएफ किसके बराबर होगी, मैग्नेटिक फील्ड आपको पता होनी चाहिए कितनी है, किस वेलोसिटी से आप कंडक्टर को मूव करेंगे, उसकी लेंथ क्या होगी कंडक्टर के, साथ में किस डायरेक्शन से मूव करेंगे आप। तो ये तमाम बातें तय करेंगी किसके हवाले से, क्या तय करेंगी, ये तमाम बातें आपको बताएंगी मोशनल ईएमएफ कितनी होगी। तो मोशनल ईएमएफ को मालूम करने का फॉर्मूला क्या मिला मुझे, वी बी एल साइन थीटा। वी बी एल साइन थीटा का मतलब किस वेलोसिटी से आपने मूव करना है, कितना तेजी से मूव करना है, किस मैग्नेटिक फील्ड में मूव करना है, उसकी लेंथ क्या होगी कंडक्टर की, किस डायरेक्शन से मूव करना है। ये तमाम वो पैरामीटर है जो क्या डिस्कस करते हैं कितनी मोशनल ईएमएफ होती है। अब इसके बाद हम ये देखते हैं कि मोशनल ईएमएफ मैक्सिमम कब होती है और मोशनल ईएमएफ मिनिमम कब होती है। तो मैक्सिमम और मिनिमम करने के लिए हम ये ख्याल रखते हैं कि कंडक्टर को हमने किस ओरिएंटेशन पे रखना है, कंडक्टर की डायरेक्शन क्या होगी। अगर कंडक्टर को पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड मूव करवाया जाए, मतलब इसका क्या है, मतलब इसका यह है कि अगर ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है जो कि पॉइंट आउट कर रही है राइट साइड पर, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, तो ये हमने मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंट कर दिया, उसको हमने बी से रिप्रेजेंट कर दिया मैग्नेटिक फील्ड को। और कंडक्टर हमारे पास कुछ ये है, ये हमारे पास कंडक्टर है। तो अगर कंडक्टर की मोशन भी कुछ इस डायरेक्शन में, हम कंडक्टर को इस डायरेक्शन में मूव करवाते हैं राइट डायरेक्शन में, तो इसका मतलब ये होगा कि मैग्नेटिक फील्ड और कंडक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में, मींस दोनों पैरेलल हैं। और जब दोनों सेम डायरेक्शन में यानी पैरेलल होंगे तो इस सूरत में मोशनल ईएमएफ नहीं बनेगी। तो अब क्या मसला आ रहा है, क्या वेलोसिटी नहीं है कंडक्टर के पास, हमने कहा वेलोसिटी तो है कंडक्टर के पास, मैग्नेटिक फील्ड भी मौजूद है कंडक्टर के पास, लेंथ भी मौजूद है कंडक्टर के पास। बस एक प्रॉब्लम आ रहा है, ओरिएंटेशन का प्रॉब्लम आ रहा है कि हम कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल मूव कर रहे हैं। और हम जानते हैं फोर्स के फॉर्मूले में कि F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा होता है। तो अगर कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में पैरेलल चलना चाहता है तो वो चल तो सकता है पैरेलल, लेकिन मैग्नेटिक फोर्स इस पर अप्लाई नहीं होती, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स जो है मैक्सिमम जो अप्लाई होती है वो परपेंडिकुलर मूव करते हुए चार्ज पे अप्लाई होती है। इसी चीज को हम यहाँ पर देख भी सकते हैं कि मोशनल ईएमएफ का फॉर्मूला जो अभी कुछ देर पहले ड्राइव किया था हमने, बी वी एल साइन थीटा, ये मोशनल ईएमएफ का फॉर्मूला था, बी वी एल साइन थीटा। तो कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड बी है, वेलोसिटी वी है, लेंथ एल है और एंगल हमने जीरो लिखा। तो जीरो लिखने की वजह क्या थी, जीरो लिखने की वजह हम ये समझ आ रही कि कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी दोनों सेम डायरेक्शन में है, और साइन जीरो का मतलब जीरो है, तो मोशनल ईएमएफ जीरो मिली। तो मोशनल ईएमएफ अगर हमें जीरो मिल रही हो या कम मिल रही हो तो इसका मतलब क्या होगा, उसकी डायरेक्शन जो है पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड है। अब हमें यह देखना है कि मैक्सिमम अगर ईएमएफ चाहिए, ये तो हमने मिनिमम ईएमएफ पे बात कर ली जो जीरो हो गई,
और अगर आपको मैक्सिमम ईएमएफ डिस्कस करनी है तो मैक्सिमम ईएमएफ के लिए आपने कंडक्टर को कैसे मूव करवाना चाहिए, तो कंडक्टर को मैक्सिमम ईएमएफ के लिए आपको कुछ इस डायरेक्शन से मूव करवाना चाहिए। ये तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई जो पहले भी थी, और कंडक्टर जो है अब हमने रखना है कुछ इस डायरेक्शन में और इसको मूव करवाना है। तो अब ये जो डायरेक्शन है बेसिकली ये करंट की जो कंडक्टर की मोशन की डायरेक्शन है ये मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो गई है। और जब कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव करता है तो उसके परपेंडिकुलर मूव करने की वजह से ईएमएफ मैक्सिमम हो जाती है, क्योंकि फोर्स के फॉर्मूले में साइन थीटा, थीटा एंगल है, तो मैक्सिमम फोर्स अप्लाई करेगी मैग्नेटिक फील्ड, जिसको हम देख सकते हैं एक्सप्रेशंस के अंदर भी कि वी बी वी एल साइन थीटा। अगेन वही फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं जो मिनिमम ईएमएफ के लिए यूज किया था, वही मैक्सिमम के लिए भी यूज कर रहे हैं। बस फर्क इतना है कि मैग्नेटिक फील्ड का अमाउंट वही है, वेलोसिटी वही है, लेंथ वही है। डिफरेंस सिर्फ इस बात का है कि अब जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, तो अब हमने कहा एंगल 90 डिग्री का बन रहा है। तो इसका मतलब साइन 90 क्या होगा, तो साइन 90 की वैल्यू 1 के बराबर होती है। तो 1 हम लिखते नहीं है क्योंकि बी वी एल वन सा बी वी एल ही हो जाएगा, तो मोशनल ईएमएफ किसके इक्वल हो गई, बी वी एल। यहाँ पे वी अमाउंट ऑफ पोटेंशियल है, बी मैग्नेटिक फील्ड है, वी वेलोसिटी है और एल यहाँ पर लेंथ ऑफ द वायर है। तो इसमें हमने डिस्कस किया कि मोशनल ईएमएफ मैक्सिमम किस सूरत में हो सकती है और मिनिमम किस सूरत में हो सकती है। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपना एक न्यूमेरिकल इस टॉपिक के हवाले से। ये न्यूमेरिकल 2007 के अंदर आया था, पास्ट पेपर का न्यूमेरिकल है, जिसके अंदर हमसे कहा जा रहा है हमारे पास एक एरोप्लेन है जो फ्लाई करता है एक ऐसे रीजन में जहां पर मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है 3.2 10 की पावर -4 टेस्ला, यानी ये अर्थ की वर्टिकल कंपोनेंट के हवाले से मैग्नेटिक फील्ड उन्होंने बता दी हमें। और इफ द विंग स्पैन ऑफ द एरोप्लेन 50 सेंटीमीटर, जबकि विंग का जो स्पैन है वो 50 मीटर का है और वो किस वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, 360 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रहे हैं। वेलोसिटी आ गई, लेंथ आ गई, मैग्नेटिक फील्ड आ गई। हमें मालूम करना है फाइंड द इंड्यूस ईएमएफ बिटवीन द टिप्स ऑफ द विंग ऑफ द एरोप्लेन। एरोप्लेन की टिप्स के दरमियान जो विंग्स है बेसिकली उसमें कितनी ईएमएफ इंड्यूस होगी आपको बताना है। तो इसका डाटा बनाते हैं पहले। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर आपको मैग्नेटिक फील्ड का अमाउंट गिवन है 3.2 10 -4 टेस्ला, लेंथ गिवन थी हमें जो कि विंग स्पैन के बारे में बताया जा रहा था कि विंग स्पैन जो है 50 मीटर्स के हैं। कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहे थे, हमने कहा 360 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रहे हैं। तो 360 किलोमीटर पर आवर हमें इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो किलोमीटर यानी अगर उसको मीटर में कन्वर्ट करें तो हम 1000 से मल्टीप्लाई करवाएंगे और आवर्स यानी 3600 से हमने डिवाइड करवा दिया। तो जवाब मिला हमें वेलोसिटी का 100 मीटर पर सेकेंड। अब इसके बाद हमें मालूम करना है मोशनल ईएमएफ, ई मालूम करना है जिसको हमने डेरिवेशन में वी भी लिखा है। तो ई या हमें वी मोशनल ईएमएफ को कैलकुलेट करना है। तो मोशनल ईएमएफ का जो फॉर्मूला है वो तो हमने डिस्कस किया, E इज इक्वल टू वी बी एल। यहाँ पर वेलोसिटी 100 है, मैग्नेटिक फील्ड 3.2 है और लेंथ कितनी है 50 मीटर्स। तो इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे और जवाब आ जाएगा आपके पास 1.6 वोल्ट, यानी इतनी ईएमएफ इंड्यूस होगी कहाँ पर, उसके विंग्स में। तो ये हमने इंड्यूस ईएमएफ के अमाउंट के हवाले से डिस्कशन कंप्लीट की। अब हम बात करने जा रहे हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के हवाले से और हमारे नेक्स्ट टॉपिक का नाम है जनरेटर। तो ये यहाँ पर कंस्ट्रक्शन। तो एसी जनरेटर की जो कंस्ट्रक्शन है उसके अंदर मुख्तलिफ पार्ट्स होते हैं। तो पहले पार्ट में हम देख सकते हैं हमारे पास एक परमानेंट मैग्नेट होता है। परमानेंट मैग्नेट के अलावा एक रेक्टेंगुलर कॉइल है हमारे पास। रेक्टेंगुलर कॉइल के बाद हमारे पास मौजूद हैं दो ब्रशेस मौजूद हैं हमारे पास, जिन्हें हम कार्बन के ब्रशेस कह रहे हैं, B1 B2। इसके अलावा हमारे पास दो रिंग्स हैं यानी स्लिप रिंग 1 और स्लिप रिंग 2। तो ये हमारे पास कुछ चीज़ें थी। सबसे पहले हमारे पास एक मैग्नेट था जो कि स्ट्रॉन्ग परमानेंट मैग्नेट होता है जो कि मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करने का काम करता है। इसके अलावा आर्मेचर, ये जो आप कॉइल देख रहे हैं ABCD, हम इसे आर्मेचर यहाँ पर कह रहे हैं। इसके अलावा स्लिप रिंग और कार्बन ब्रशेस के हवाले से तो बात हो गई आपसे। अब स्लिप रिंग का पर्पस, हम स्लिप रिंग यहाँ पे क्यों यूज करते हैं, तो आप देख सकते हैं ये जो ब्रशेस हैं, ये जो रिंग्स हैं, बेसिकली ये रिंग्स मूव करते हैं। जब ये रिंग्स मूव करेंगे तो मूव करने से अगर यहाँ पर ब्रशेस नहीं होंगे, कार्बन ब्रशेस अगर यहाँ नहीं होते, तो आप इलेक्ट्रिकल वायर्स जो यहाँ पे स्लिप रिंग से कनेक्ट करेंगे तो स्लिप रिंग्स तो मूव करेंगे और इलेक्ट्रिकल वायर ट्विस्ट हो जाएंगी। तो इलेक्ट्रिकल वायर ट्विस्ट ना हो, ये वायर एज इट इज लोड के साथ कनेक्ट रहें, तो हम यहाँ पर स्लिप रिंग यूज करते हैं। तो स्लिप रिंग यूज करने का पर्पस क्या होता है, जो ईएमएफ इंड्यूस हो रही है वो आराम से लोड की तरफ पहुंच जाए।
ये इसका बेसिक पर्पस होता है, हम कार्बन ब्रशेस इसलिए यहाँ पर यूज करते हैं। अब बात करते हैं इसके स्टेप्स ऑफ ऑपरेशंस के हवाले से कि ये किस तरीके से काम करता है। तो इसके स्टेप्स ऑफ ऑपरेशंस के अंदर हम मुख्तलिफ स्टेप्स देखते हैं। तो पहले स्टेप के अंदर होता यह है कि जो हमारा एसी जनरेटर है उसका जो प्लेन होता है कॉइल का, वो रेफरेंस पोजीशन 0 डिग्री पर होता है। और जब 0 डिग्री पर होता है तो 0 डिग्री पर होने का मतलब ये होता है कि जो ईएमएफ इंड्यूस हो रही है वो 0 हो जाती है, क्योंकि ईएमएफ का फॉर्मूला होता है VBL sin थीटा, और यहाँ पर थीटा की वैल्यू 0 हो गई तो साइन 0 0 होता है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि देयर इज नो ईएमएफ इंड्यूस्ड। इसके बाद होता यह है कि जैसे ही हम कॉइल को मूव करवाते हैं ए से बी पर, अभी ए नीचे था, बी टॉप पर था, जैसे हमने इसको मूव करवाया क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो बी आ गया इस तरफ और ए आ गया इस तरफ। अब जो एंगल बन गया, पिछली बार 0 डिग्री था, इस बार 90 डिग्री का एंगल बना, और 90 डिग्री पर जो ईएमएफ हो जाएगी वो मैक्सिमम प्रोड्यूस होती है। अब हम अगर फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल अप्लाई करते हैं, फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल के मुताबिक आप डायरेक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो डायरेक्शन करंट की कुछ यूं होती है कि वो ए से बी की तरफ करंट जाता है और वो सी से डी की तरफ जाता है, जबकि बी सी और ए डी की अगर बात की जाए, बी सी के हवाले से और ए डी के हवाले से बात की जाए, तो यहाँ पर जो है कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होती। तो 0 से हमने 90 पे बात कर ली। अब उसके बाद 90 से हम कहाँ पर ले गए, 180 पर ले गए, यानी मजीद इसको मूव करवाया, इस एंड पर लेकर आए, तो अब होगा बी नीचे की तरफ और ए ऊपर की तरफ आ जाएगा, और एंगल कितना होगा 180 डिग्री। और 180 डिग्री की और 180 से 360 डिग्री पर वही काम होता है जो 0 और 90 के बीच में होता है, बस फर्क कितना होता है कि रिवर्स हो जाता है, यानी करंट पहले अपवर्ड था, अब करंट कहाँ पर डाउनवर्ड हो गया, लेकिन ईएमएफ का जो अमाउंट होता है वो सेम रहता है। तो ये हमने स्टेप ऑफ ऑपरेशन के हवाले से बात की। इंशाल्लाह इस टॉपिक को जो है कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।